हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा क्या? इन्वर्स का, इन्वर्स और फंक्शन, दो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग मैट्रिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा जो आपको बना के लाना है। मैं ऐसा आशा करता हूं कि मैंने जो फंक्शन और इन्वर्स के जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो आपने किए होंगे। 5 क्वेश्चन था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और 2 क्वेश्चन था आई थिंक फंक्शन का। तो वो 5 और 2 7 क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। अगर नहीं बना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, या फिर आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर के जो लेक्चर्स बनाए हुए हैं उसमें आप जाकर देख सकते हो। सिंपल। तो आज हम लोग मैट्रिसेस क्या स्टार्ट करेंगे, तो बिना वक्त बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। इससे पहले आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे, और वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अवयव का। पहले हम हर बार की तरह 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के करेंगे और 2 क्वेश्चन लास्ट में 5 नंबर वाला करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, जिसको मैं आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। लेटस ये जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 1 4, 2 3 1 एंड देन 4, ओके। और आपको से पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए मतलब सहखंडज, सहखंडज में बोलते हैं इसको हिंदी में। एडजॉइंट निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो आपको तो शॉर्टकट पता होगा। खैर ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आपको काफी आसानी से एडजॉइंट निकालते आता होगा शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या होता है बताना? शॉर्टकट ये होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट है ना उसको आप स्वैप कर दो। स्वैप मतलब एक्सचेंज कर दो। तो डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ 2, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है मतलब कॉन्जुगेट एलिमेंट इसको बोला जाता है ना, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट या फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट जो है उनके साइन को बदल दीजिए। मतलब ये +1 है तो -1 हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एडजॉइंट का। लेकिन ये 2 नंबर के क्वेश्चन है और ऐसे अगर हम बना देंगे तो क्या ये इस क्वेश्चन के साथ अन्याय नहीं होगा? होगा ना। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये मैंने बता दिए, आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे जी? तो आपको पता है ना एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। सहखंड याद है? सहखंड निकालते हैं हर एक एलिमेंट की। इसमें 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट के सहखंड निकालते हैं, मतलब कोफैक्टर निकालते हैं और उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। उसका क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गया और इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स बनेगा ना उसका ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो आपको एडजॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना है कि किसी भी अवयव का एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए और उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो जो आएगा वही आपका एडजॉइंट होगा, ठीक है। तो ये चीज हम यहां से सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ए बराबर गिवन है इतना, ठीक है। तो इसीलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 का कोफैक्टर क्या होगा? तो 2 को ऐसे पकड़ के, ये याद है ना, थोड़ा सा यहां समझ लीजिए।
जो 2 क्रॉस 2 का जो कोफैक्टर लिखते हैं वहां इसी A11 है, ये A12 है, ये 21 है, ये 22 है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ बताइए 2 का कोफैक्टर क्या होगा जी, तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ये 4 बचा ना, तो यहाँ 4। अब 4 मैंने यहाँ क्यों लिखे, इसलिए लिखे क्योंकि ये जो है इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। ये 2 का कोफैक्टर कितना होगा 4, तो 2 की जगह पर 4 लिखेंगे। फिर उसी तरह 3 का कोफैक्टर, तो 3 को ढक लीजिए ऐसे, तो 1 बचेगा, 1 माइनस के साथ होगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1। और फिर यहाँ कितना है 1 है, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, तो 1 को ऐसे तोपेंगे ऐसे, तो कितना बन रहा है 3, तो यहाँ आ जाएगा -3। ठीक, और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 4 का कोफैक्टर, 4 का कोफैक्टर कितना होगा 2 ना, क्योंकि इसको डिलीट करेगा तो 2 बचना है प्लस के साथ, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये क्या बना, ये बना कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब अभी ये वाला चीज निकला है, ये वाला चीज निकल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल गया। अब उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या बन जाएगा जी, तो आपको वो आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। हम लिख देंगे इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या लिखोगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है 4 -1 -3 2, और इसका ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज कहे तो परिवर्त, हिंदी में परिवर्त होता है, परिवर्त लेंगे तो क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन जाता है, जो रो है ये फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब ये 4 और ये -1 और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो -3 और 2। बताइए तो आंसर हो गया कि नहीं हो गया, यही आंसर हो जाएगा, यही तो आया था। मैंने क्या बोले थे कि डायगोनल के एलिमेंट को स्वैप कर दीजिए, मतलब 4 को यहाँ और 2 को यहाँ, ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन को बदल दीजिए, तो यहाँ 3 प्लस में था माइनस में, ये प्लस में 1 था तो माइनस में 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये चमका, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको से पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो समझ में आ गया ना, शॉर्टकट से बना लेना। पीवाईक्यू सीरीज कि कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर को ऑब्जेक्टिव वाला एटलीस्ट कर लो आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि वो जरूरी है। मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो आप पीवाईक्यू सीरीज के ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर एटलीस्ट जो चैप्टर के ज्यादा वेटेज है उनके लिए वो वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कम से कम देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है, ऑब्जेक्टिव से ही आपको मार्क्स उठेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या है, अगर आप सही करोगे तो नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव में क्या है, सब्जेक्टिव में है कि मान लीजिए कि आपने बनाया वो आंसर नहीं भी आया ना, तो चूंकि आपने बनाए हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आधा नंबर 1 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा अगर आपने बना दिया आंसर ना भी आया तो 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है, ठीक है। इसके लिए आप पीवाईक्यू सीरीज के हर एक ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर देख लो, और ऑब्जेक्टिव वाला लेक्चर आई थिंक बहुत बड़े बड़े भी नहीं है, ठीक है, 1-1.5 घंटा के लगभग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स का मान ज्ञात करना है जी, एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक मैट्रिक्स है 1 1 0 2 0 2 1, क्या है 1 0 2 0 2 1, और फिर है 2 0 3 2 0 3 2 0 3, और फिर इससे मल्टीप्लाइड है एक मैट्रिक्स x 4 1 x 4 1, फिर इससे साथ भी एक मल्टीप्लाइड है x -5 -1 x -5 -1, ये एक ही एलिमेंट है, ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू में है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक
मैं जब PYQ में करवा रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन मिस्टेक लिख दिए थे, ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया था, कहीं क्वेश्चन ही गलत लिख के आ गया था मैं, तो वो नहीं सॉल्व हो पाया था ना। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि ये क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन भी है और इसको ले लेते हैं तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन भी है और क्योंकि वहां मैंने इसको नहीं बनाए थे इसीलिए यहाँ लेकर के आ गया ताकि ये भी सॉल्व हो जाए। चलिए तो कैसे करेंगे। अच्छा ये क्या है, 1 क्रॉस 1 का है, मतलब ये एक ही एलिमेंट है, ये पूरा कंबाइन करके x-6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ था लेकिन मैं ब्रैकेट दे दिए कि एक ही एलिमेंट है, आपको समझ में है। ठीक है, तो इसमें से इतना बराबर क्या दिया है, नल मैट्रिक्स ओ। इतना बराबर क्या दिया है जी, ओ दिया है, मतलब नल मैट्रिक्स। तो बोला गया है कि इस इक्वेशन से आप x का वैल्यू निकाल के हमको बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ये क्या है, 3 क्रॉस 3 है ना, और ये क्या है, 3 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 1 है। तो चाहे तो इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो इन दोनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में से कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो रहा है क्योंकि यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, तो सेम है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, तो सेम है ना। तो पहले इन दोनों को कर लीजिए, इसके बाद इसके साथ करिएगा, या फिर इन दोनों को कर लीजिए इसके बाद इसको करिएगा। सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये सब गंदगी को हटाते हैं। देखिए क्या है, ये 3 3 खत्म, 3 क्रॉस 1 का बनेगा ना, 3 क्रॉस 1 का बनेगा। सबसे पहले इसको उठा के इस पर मल्टीप्लाई करने आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आता होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना x, x और फिर 0 गुना 4 प्लस 0, फिर 2 गुना 1 प्लस 2, इतना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही होगा। और 3 क्रॉस 1 का एलिमेंट बनेगा, मतलब ऐसे ही वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगा, ऊर्ध्वाधर अवयव। फिर इसको में इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और प्लस 2 इंटू 4 मतलब 8 प्लस 4:1 1, 1 इंटू 1 1, फिर यहाँ तो 2 इंटू एक्स 2x एंड दिस इज 0 इंटू 4 0 प्लस 3 इंटू 1 3। हाँ जी, ये समझ में आया। फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना है तो ये x-6 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा x-6, समझ में आ रहा है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो आप इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ये क्या है x प्लस 2 और ये क्या है 9 न, ये है 2x प्लस 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है x-6, ये क्या है 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 1 है। तो अभी जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 1 का फिर से बनेगा क्योंकि ये 1 1 सेम है, यहाँ है नल मैट्रिक्स। तो यहाँ भी जो अवरी बनेगा वो 3 क्रॉस 1 का बनेगा, मतलब 3 गो एलिमेंट ऐसे होगा। तो बताना इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी x प्लस 2 इंटू x-6, यहाँ को बन जाएगा x प्लस 2 इंटू x-6। फिर 9 में एक तरह से गुना करेंगे तो 9 इंटू x-6, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3 इंटू x-6। बताइए ये समझ में आया, यही बनेगा ना। और इतना बराबर नल मैट्रिक्स। तो दो गो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, दो गो मैट्रिक्स बराबर तब होता है जब उन दोनों मैट्रिक्स के सबसे पहली बात कि कोटि समान हो। कोटि मतलब ऑर्डर, ये 3 क्रॉस 1 जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो पहली बात कि कोटि समान होना चाहिए, तो कोटि को समान करना है यानी यहाँ 3 क्रॉस 1 बना दिए। ठीक है, और चूंकि ये नल मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट 0 0 हो। तो तीन ही वो एलिमेंट होगा 0 0 0, 3 क्रॉस 1 का बना देना है नल मैट्रिक्स, ये सब तो आता होगा। अब दोनों मैट्रिक्स चूंकि बराबर हैं तो दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, पहला बात ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है। और दूसरा बात क्या, दूसरा बात ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा, मतलब इसका ये एलिमेंट इसके बराबर, इसका ये एलिमेंट इसके बराबर, इसका ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे यानी x प्लस 2 इंटू x-6, x प्लस 2 इंटू x-6 इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो जाएगा।
और दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा, 9 इंटू एक्स माइनस सिक्स, 9 इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या होगा, थर्ड इक्वेशन होगा 2x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखना x बराबर कितना आ रहा है, -2 और 6, x बराबर -2 और 6 आ रहा है। यहाँ से x बराबर 6 आ रहा है क्योंकि 9 को हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है, x बराबर एक बार है -3/2, -3/2 और एक 6। तो कौन सा x का वैल्यू है, x का तो ढेर सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो कौन से वैल्यू है जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वही ना आपका फाइनल आंसर होगा यार। क्योंकि ओवरऑल आपको इस मैट्रिक्स ने इसके बराबर होना चाहिए, इस मैट्रिक्स ने इसके बराबर होना चाहिए, यही ना बोला है। तो बराबर कब होगा, जब x बराबर हम 6 रख देंगे, x बराबर देखिए ना, एक में से x बराबर x के वैल्यू -2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, -3/2 भी आ रहा है, 3 को वैल्यू आ रहा है। तो एक इसको में अगर हम -2 रखते हैं x के जगह, तो -2 रखते हैं तो ये वाला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या ये एलिमेंट और ये एलिमेंट 0 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। और मतलब x बराबर -2 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर x बराबर -3/2 रखोगे, -3/2 रखोगे तो ये वाला 0 नहीं होगा, ये वाला एलिमेंट भी 0 नहीं होगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। -3/2 रखोगे, -3/2 तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, -3 + 3 0, 0 इंटू इतना 0, तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों एलिमेंट 0 नहीं होगा। तो नल मैट्रिक्स के बराबर तब ना होगा जब इसके सारे एलिमेंट 0 0 हो जाए। तो सारे एलिमेंट 0 0 कब होंगे, जब x बराबर 6 रखेंगे। तो देखो x बराबर अगर 6 रखेंगे तो ये वाला पूरा एलिमेंट 0, ये भी एलिमेंट 0, ये भी एलिमेंट 0, मतलब इस इक्वेशन का हल क्या हुआ, 6 ना। समझ में आया। हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस x इक्वल्स टू 6 satisfy all three equations इसीलिए x बराबर 6 ना, x बराबर 6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बताइए ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। ये समझ में आया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस ये वाला ध्यान देना है कि x - 5 - 1 जो है ना, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है। अगर आप ऐसे करके चलेगा कि ये जो एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स है, बहुत कोई लगेगा कि अच्छा ये जो मैट्रिक्स है ना वो 1x1 के नहीं होके 1x3 का है, मतलब ये एक रो और 3 गो कॉलम जिसमें 3 गो एलिमेंट है, एगो x है, एगो -5 है, एगो -1 है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये 1x1 का एलिमेंट है और x - 5 - 1 जो है ना वो एक ही एलिमेंट है, तब ये इक्वेशन सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, ए बराबर क्या दिया है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स दिया है, ये दिखाई दे रहा है ना। और आपको निकालना है a² + 3a + 2i का वैल्यू, a² + 2a + 3i, ये निकालना है, a² + 3a, अच्छा 3a है 2i, 3a 2i, ठीक है। हाँ जी,
तो a बराबर आपको दे रखा है और इसका वैल्यू पूछा है, कैसे आएगा? तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू आपको पता है, i तो पता ही होता है, बस a स्क्वायर निकाल लीजिए। तो चूंकि a दिया हुआ है तो a स्क्वायर नहीं निकल जाएगा, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं सिंस a इक्वल्स टू दिस, इसीलिए a स्क्वायर बिकम्स a इंटू a, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर को। तो a इंटू a को मतलब 1 2 3 4 एंड इधर भी 1 2 3 4, बस इसको मल्टीप्लाई करो आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आता है। इसको यहाँ ऐसे तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 3, तो 6 और 1 7, ये बन जाएगा 7। लिख दूं क्या एक बारी? चलिए एक बारी लिख देते हैं। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और प्लस 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिखेंगे, तो 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 4 8 प्लस 8, ये जमगा। फिर ये 3 4 को यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 3 12, ओके। और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16, तो दिस। अब यहाँ से क्या आ रहा है बताना, ये 7 और ये 10 और दिस इज 15 और ये 22। हाँ जी, तो ये क्या आ गया, ये a स्क्वायर आ गया, दिस इज a स्क्वायर। इसीलिए आपको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ना, इसीलिए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर का वैल्यू रखो, ये क्या है 7 10 15 और ये 22 और प्लस 3 इंटू ए, 3 इंटू ए क्या है जी, ए तो आपको गिवन है 1 2 3 4 प्लस 2i, 2i मतलब यूनिट मैट्रिक्स ना, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। और मैंने 2 क्रॉस 2 का ही क्यों मैट्रिक्स लिए, यूनिट मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 3 के भी ले सकते थे, तो वो इसलिए क्योंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ते या घटाते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चूंकि हम इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करने वाले हैं, ये प्लस का साइन क्या बता रहा है कि आप इनको ऐड करोगे, तो ऐड करना है चूंकि, तो इसीलिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए हैं, यूनिट मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है। तो बताओ, इसको एक बार लिख देते हैं 7 10 15 और ये 22 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो आपको पता है मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में अगर मान लीजिए कि ये डिटर्मिनेंट रहता तो उसके इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई करोगे या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 3 इंटू 1 भी 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी हर जगह। यहाँ क्या हो जाएगा बताना, ये 3 इंटू 1 3 और ये 6 और ये 3 3 जा 9 और दिस इज 12 और प्लस फिर से वही बात 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 2 इंटू 1 2 और यहाँ 2 इंटू 0 0, यहाँ भी 0 यहाँ 2। अब आप इसको जोड़ोगे, तो अब इसको जोड़ो, ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऐड करते हैं मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है, सब सारे मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ तो सब ऐड ही करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये 7 को 3 के साथ ऐड करेंगे और फिर 2 के साथ ऐड करेंगे, तो 7 और 3 10 और 2 12 ना, फिर 10 और 6 16 और 0, ये तो 16 ही रहेगा, और फिर ये 15 और 9 कितना होगा, 9 5 14 24 और 0, ये तो 24 ही रहेगा, फिर ये 22 और 12 कितना हुआ 34 और 2 36, इतना ही होगा क्या, इतना ही होगा ना, हाँ जी, तो ये हो गया। अच्छा, इसको में से कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या, कॉमन
कॉमन कर सकते हैं। कॉमन वैसे आप कर सकते हो, नहीं तो इतना ही आप फाइनल आंसर लिख के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे आप यहाँ कॉमन क्या कर सकते हो, 4 कॉमन हो रहा है, 4 4 या 12, 4 चौका 16, 4 छक 24, हाँ 4 कॉमन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ आएगा 4 या 12 और ये 4 चौका 16, तो 4 छका 24 और 4 9 36, ये तो यही फिर आंसर है। तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, तो यही आप आंसर लिख के आगे बढ़ो। बताइए ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अपने को करने थे तो वो कर लिए। अब आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। तो 2 क्वेश्चन अब हम लोग 5 मार्क्स के लिए करेंगे और 5 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, तो उसको आपने कर लेना है। ठीक है, और पीछे वाला जो लेक्चर हो गया मैट्रिक्स और फंक्शन का, सॉरी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका भी क्वेश्चन कर लेना आप होमवर्क वाला। और जो मैंने क्लास में करवाया है ना, इसको भी एक बार आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवयव दिया है उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। एक अवयव दिया है, 4th क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होने वाला है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसको हम लेट कर लेते हैं ए, और वो मैट्रिक्स क्या है जी, मैट्रिक्स इज 2 0 -1 2 0 -1 and 5 1 0 5 1 0 5 1 0 and 0 1 3 0 1 3। ओके, हाँ जी, तो ये आपको मैट्रिक्स दिया है और क्या बोला है कि इसका ना प्रतिलोम निकालो। तो प्रतिलोम कैसे निकालते हैं जी, प्रतिलोम मतलब ए इनवर्स ना, प्रतिलोम या व्युत्क्रम। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं जी, तो ए इनवर्स बराबर आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ लिखना होता है अपने को, और फिर यहाँ एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसको में आपको पता चल रहा है ना कि ये डिटर्मिनेंट निकालना होगा आपको, इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड करना होगा और एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट निकालना तो कितना कठिन होता है वो आपको पता ही है। वैसे शॉर्टकट होता है, 3x3 का शॉर्टकट वैसे मैंने बताया नहीं है, लेकिन होता है, क्योंकि मैंने वैसे आपको जब डिटेल में जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन बैच में, ऑफलाइन क्लासेज में, तो वहां मैंने इसका शॉर्टकट बताया था। क्योंकि ऑनलाइन में मैंने अभी डिटेल में कुछ नहीं पढ़ाया है इस चैप्टर का, तो इसीलिए इसका शॉर्टकट ऑनलाइन में नहीं बताया मैंने। तो वैसे होता है, लेकिन यहाँ हम लोग शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, दिख रहा है ना, तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपको लगाना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो एक मैट्रिक्स बनता है ना, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया।
उसके पहले आप ये देखो, ये कहाँ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिनोमिनेटर में है, हर में है। और आपको पता है कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सॉरी, मैट्रिक्स का बोल रहा हूँ, मतलब किसी भी, जैसे कोई भी P बटा Q टाइप के है, तो यहाँ Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये जीरो, डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है ना, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जब अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया ना, तो उस केस में इनवर्स डिफाइंड ही नहीं होगा, इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसीलिए यहाँ फॉर्मूला में मेंशन किया हुआ रहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये मेंशन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट का जरूरी भी है यहाँ। और डिटर्मिनेंट निकालते के साथ आपको पता भी चल जाएगा कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि इनवर्स निकालना संभव नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, डिटर्मिनेंट का तो हमको जरूरी है ना आखिरकार, तो उसको बाद में यूज कर लेंगे। निकालना, मेहनत निकालने में जो मेहनत लगेगा वो बेकार नहीं जाएगा अपना। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, फिर एडजॉइंट निकालने में मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ हम इसको लेट कर लिए, लेट कर लिए, ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसीलिए इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या लिखेंगे जी, तो बस इन सारे एलिमेंट को दो डंडों के बीच चिपका दीजिए, 2 0 -1 एंड दिस इज 5 1 0 एंड यहाँ 0 1 3। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि यही है ना, 0 2 0 -1 5 1 0 एंड 0 1 3। हाँ जी, यही है। तो इसको सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हम, ये पता है ना, प्लस माइनस प्लस के साथ खोलते हैं, तो ये 2 के साथ क्या खुलेगा, 2 को ऐसे खत्म करेंगे तो 1 0 1 3 बचेगा, 1 0 1 3। और फिर ये माइनस जीरो इंटू इसको इसको डिलीट करेंगे तो 5 0 0 3 5 0 0 3। ठीक है, फिर उसी तरह -1, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस रहेगा ना, तो -1 इंटू इसको इसको डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा, 5 1 0 1 ना, 5 1 0 1। ओके, इसको सॉल्व करना, फिर 2 इंटू ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल एलिमेंट, तो 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 0 0, -0 इंटू जो भी आएगा, जैसे 15 -0 आ रहा है, 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू है तो -1 इंटू ये हो जाएगा 5 -0, तो ये कितना आ रहा है बताना, ये 3 -3 इंटू 2 6, और ये तो 0 हो गया, माइनस ये 5 ना, -5, तो दिस इज माइनस सॉरी 1, 6 - 5 1, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच डज नॉट इक्वल टू 0। ये 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका इनवर्स निकालना संभव है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। ठीक है, अंग्रेजी में लिख सकते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब मतलब नाउ हम अब क्या लिखेंगे, A11 ना, उसके पहले मैं लिख देता हूं कोफैक्टर ना, नाउ कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि कोफैक्टर निकालेंगे तभी तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे।
और कोफैक्टर मैट्रिक्स एक बार बना लिए तो फिर हम क्या कर लेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि वहां से हमको एडजॉइंट निकालते आ जाएगा ना, इसीलिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, A11 कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से या फिर कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से कहो या फिर ए से कहो। तो C11 क्या होगा, तो ये जो पहला एलिमेंट है, मतलब पहला कॉलम, पहला पंक्ति के पहला स्तंभ में, मतलब पहला रो के पहला कॉलम में जो एलिमेंट है उसके लिए कोफैक्टर C11, ठीक है। तो C11 कैसे निकालेंगे बताना। C11 आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, Cij का फॉर्मूला क्या होता है, Cij का फॉर्मूला होता है -1 के पावर i प्लस जे, -1 के पावर i प्लस जे इंटू M11 MIJ। ये फॉर्मूला आपको याद है क्या, कोफैक्टर निकालने का यही फॉर्मूला होता है ना, Cij, ये कोफैक्टर हो गया। कोफैक्टर जो होता है वो क्या होता है, -1 के पावर i प्लस जे, मतलब यहाँ i और j का वैल्यू जो भी है उसको यहाँ प्लस कर दोनों को जोड़ के लिखना होता है। फिर MIJ क्या है, माइनर और कोफैक्टर, याद आ रहा है। ये माइनर तो आपको पता है ना, 2x2 का डिटर्मिनेंट होता है, बस इसमें माइनर जो होगा वो 2x2 का एक डिटर्मिनेंट होगा। तो C11 कैसे आएगा जी, तो C11 आएगा -1 के पावर 1 प्लस 1, क्योंकि i का भी वैल्यू 1 है और j का भी वैल्यू 1 है, तो -1 के पावर 1 प्लस 1। और MIJ क्या होगा, तो ये 2 को तोप लीजिए, 2 को तोपिएगा तो 1 0 0 1 0 1 3 बना ना, यही एक मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का मतलब यही जो 2x2 का डिटर्मिनेंट बन रहा है ना, ये वाला, ये डिटर्मिनेंट बन रहा है ना 1 0 1 3, तो यही जो डिटर्मिनेंट है ना वो माइनर हो जाएगा। तो बस यहाँ इसको लिख दीजिए, क्या है 1 0 1 3, ठीक है 1 0 1 3। यहाँ से क्या आएगा बताना, यहाँ से आ जाएगा ये -1 के पावर 2 1 ना, और गुना में इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 3 इंटू 3 माइनस 0 बराबर 3। तो ये क्या आ गया, C11 आ गया। उसी तरह क्या निकालोगे आप, उसी तरह निकालोगे C12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा कॉलम, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब पहला रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला। अब जीरो के लिए कोफैक्टर निकालिए, जीरो के लिए कोफैक्टर क्या होगा, -1 के पावर i प्लस जे, i का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2। और फिर माइनर, तो माइनर क्या होगा, तो इसको टोपिए, मतलब इसको डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 5003 ना, यही वाला, समझ में आ रहा है ना, यही वाला बनेगा ना 5003, यहाँ 5003, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बताना, -1 के पावर 3 तो -1 रहेगा, -1 इंटू ये 15 माइनस 0, तो ये कितना होगा -15 ना। तो जीरो के लिए क्या आ गया, कोफैक्टर -15 आ गया। बताइए ये बात समझ में आई क्या, हाँ समझ में आया ना। इसको इरेज करते हैं, याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आया है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है जी 1, याद रखिएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला में पुट करना होगा ना ए इनवर्स का फॉर्मूला में। अच्छा यहाँ क्या था, ये 1 1 है ना दोनों, ध्यान रखिएगा ये 1 1 है, तो हम इसको इरेज करते हैं और फिर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये दो तो यहीं पर लिख दे क्या, यहीं पर दो तो लिख देते हैं, क्या हो गया C12 हो गया, C13 लिखिए आप, C13 मतलब पहला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या है -1 के पावर 1 प्लस 3, ठीक है -1 के पावर 1 प्लस 3, और M13 क्या होगा, इसको डिलीट करेंगे तो 5101 यही ना, तो सोल्व करना, -1 के पावर 4 तो 1 बनेगा, 1 इंटू 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 विच विल बिकम 5। C13 कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह C
ये तीनों एलिमेंट का निकल गया, अभी इसको निकालेंगे। तो ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 1 है ना, C21, C21 क्या होगा, -1 के पावर 2 + 1, मतलब I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, और डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, मतलब माइनर क्या होगा, तो इसको इसको डिलीट करेंगे, इसको ऐसे डिलीट करेंगे, मतलब इसकी जिस नंबर का कोफैक्टर निकालेगा, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेगा ना, उसके लोकेशन को डिलीट करना होगा, मतलब उसके पता को हटाना होगा। पता समझ रहे हो ना, एड्रेस, एड्रेस मतलब ये कहाँ रहता है, तो ये कहाँ है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, तो क्या क्या बना, बचा 0 1 1 3 ना, तो 0 1 1 3 वाला जो डिटर्मिनेंट होगा वही माइनर होगा, 0 1 1 3, 0 1 0 1 1 3, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, -1 के पावर 3, तो -1 बनेगा, -1 इंटू 3 इंटू 0 0, और 0 -1 0 -1, तो विच विल बिकम 1, -1 पहले से है, इधर -1 हो गया ना। अब बाकी इन पांचों को निकालिए, तो 1 का क्या होगा, तो 1 कहाँ है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसीलिए इसको लिखेंगे C22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 के पावर 2 + 2, क्योंकि आई और जे दोनों का वैल्यू 2 है, और माइनर क्या होगा, तो इसको डिलीट करिए, अब इसके 1 के एड्रेस को डिलीट करेंगे, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 2 1, सॉरी ये -1 है क्या, ये -1 था ना, इसमें कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है, क्योंकि नहीं, इधर नहीं हुआ होगा अभी, हाँ हो गया है ना एक बार, यहाँ 5 के लिए जब निकालोगे सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, ये 2 -1 है ना ये, तो इसको इसको डिलीट किए, 0 -1 1 3, 0 -1 है ये, तो ये -1 से +1, तो ओवरऑल ये -1 है, देख रहे हो ना, तो मिस्टेक हो गया था ऑलरेडी, तो ये सब छोटे मोटे मिस्टेक पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा मिस्टेक हो न जाए, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो 2 2, मतलब इसके लोकेशन को डिलीट करेंगे, मतलब ये डिलीट करेंगे, 2 -1 0 3, 2 -1 0 3, सही है। तो बताना, ये -1 के पावर 4, तो 1 बनेगा, इंटू 2 3 जा 6 -0, तो ये क्या बनेगा, 6 इंटू 1 6 ना। उसी तरह C23 निकालो, 23 मतलब सेकेंड और थर्ड कॉलम, मतलब जीरो का क्या होगा, तो इसके लोकेशन को डिलीट करिए, तो 2 0 0 1, -1 के पावर 2 + 3 पहले तो आएगा, 2 + 3, और फिर इसके लोकेशन को डिलीट करेंगे, तो 2 0 0 1, 2 0 0 1, यहाँ से क्या आएगा बताना, -1 के पावर 5 ना, -1 के पावर 5 क्या होगा, -1 होगा, 2 -0, ये क्या आएगा बताना, -2 ना, ये कितना आया, -2 आया। अब ये वाला जीरो का निकालिए, तो ये जीरो कहाँ पर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 के पावर 3 + 1, फिर माइनर क्या होगा, तो इसके लोकेशन को डिलीट करिए, तो 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, ओके, ये बनेगा ना, बताना, ये -1 के पावर 4, तो 1 बनेगा, 1 इंटू 0 -1 +1, तो ये 1 आएगा ना। उसी तरह C32, मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो इसके लोकेशन को डिलीट करेंगे, तो क्या बनेगा, 2 -1 5 0, -1 के पावर पहले तो 3 + 2, -1 के पावर 3 + 2, और माइनर क्या होगा बताना, माइनर होगा, इसको डिलीट किए हैं C32, मतलब इसको डिलीट किए हैं ना, तो ये 2 -1 5 0, 2 -1 5 0, हाँ जी, ये -1 के पावर 5, तो ये तो -1 ही रहेगा, और फिर 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 5, ये -5 आया, ये -5, एक और बचा है, ये C33, तो -1 के पावर 3 + 3, 3 + 3 यार, फिर माइनस क्या होगा, तो इसके लोकेशन को डिलीट करिए, तो 2 0 5 -1, -1 नहीं है,
2051 2051 ये चमका क्या आ रहा है बताना, -1 की पावर 6 मतलब 1 इंटू ये 2 माइनस 0 मतलब 2। हाँ जी ये समझ में आया। आ गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अब लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको इरेज करते हैं। इसीलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर क्या लिखेगा? तो वही यहाँ C11 आएगा, यहाँ C12 आएगा, यहाँ C13 आएगा, फिर यहाँ C21 आएगा, क्योंकि सेकेंड टू फर्स्ट कॉलम है। ये C22 आएगा, C23 आएगा, फिर C31, C32 और C33। यही कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा। तो बस वैल्यू रखिए। C11 का वैल्यू क्या आ रहा है जी? 3 आया है ना। फिर C12 क्या है? -15 और ये है 5 और ये कितना है? C21 -1 -1 के बाद फिर ये 6 है, फिर ये वाला 23 कितना है? -2 ना। फिर 31 1 है, फिर ये वाला -5 है और ये वाला 2 है। ये क्या आ गया? कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उससे हमको एडजॉइंट मिलता है। तो एडजॉइंट निकाल लीजिए। इसको इरेज कर देना। इसको इरेज करते हैं। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, इसका क्या होगा जी? ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मतलब क्या है? 3 -15 3 -15 एंड देन 5 -1 6 -2 -1 6 -2 एंड 1 -5 2 1 -5 2। तो बताना इसका ट्रांसपोज ना, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, क्या मिलेगा? ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? तो जो रो है उसको कॉलम में बिठा दीजिए। रो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, मतलब 3 -15 5 ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो उसको परपेंडिकुलर बिठा दीजिए वर्टिकली। 3 -15 और ये 5 समझ आया? फिर -1 6 -1 6 -2 और ये 1 -5 2 1 -5 2। हाँ जी। तो ये क्या आ गया? ये आपको एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ गया तो इनवर्स कैसे लिखेंगे? तो इनवर्स लिखने के लिए हम क्या लिख देंगे? 1। यहाँ मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, फाइनल आंसर। हेंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बताना 1 अपॉन 1 अपॉन इसका वैल्यू तो 1 आया था ना। और यहाँ जो एडजॉइंट का आंसर आया है इसको यहाँ आप चिपका दो और फिर 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 मतलब 1 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स रह जाएगा ना। मतलब फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर यही होगा 3 -1 1 3 -1 1 और -15 6 -5 -15 6 -5 एंड 5 -2 2 5 -2 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये चमका क्या बताओ क्या है? 3 -1 1 3 -1 1 -15 6 -5 एंड 5 -2 2। हाँ जी ये चमका। इसको कैसे बनाएंगे समझ में आया ना? अच्छा एक चीज और कि जैसे मैंने सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स था उसके लिए एडजॉइंट तो काफी आसानी से निकाल लिए थे। मतलब कोफैक्टर जो है वो काफी जल्दी जल्दी निकाल लिए थे। मतलब ना ये सब तो फॉर्मूला लगाए भी नहीं थे। ये जो माइनर कोफैक्टर किया ये सब कुछ नहीं किए थे, वहां डायरेक्ट आ गया था। तो क्या इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं? हाँ जी वैसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इतना किया। ठीक है तो उसको मैं थोड़ा सा आपको
ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको डायरेक्ट, जैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स डायरेक्ट लिखे थे, 2x2 वाला जो एडजॉइंट निकालना था तो उसमें तो डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख दिया था ना मैं। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स इसके लिए डायरेक्ट लिखना होगा तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी है तरीका। जैसे 2x2 में मैंने ये बताया ना, 2x2 में मैंने क्या बताया, 2x2 में बताया मैंने कि यहाँ यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ऐसे याद आया। लेकिन 3x3 रहेगा तो क्या होगा? 3x3 रहेगा तो देखिए क्या होगा, 3x3 रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा। देखो ना आप ये करके देखो, जहां इवन नंबर आएगा वहां प्लस और जहां ऑड नंबर आएगा वहां माइनस, क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे करना था तो -1 की पावर i और जे का i प्लस जे का वैल्यू अगर इवन आएगा तो -1 की पावर इवन 1 हो जाता है, तो -1 नहीं आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर कोई ऑड नंबर आता है जैसे 5, 3, 7 ये सब आएगा तो -1 होता है ना, -1 की पावर 5 क्या होगा? -1 होगा। -1 की पावर 3 क्या होगा? -1 होगा। तो इसीलिए जहां पर ऑड नंबर आएगा वहां पर माइनस होगा। तो यहाँ देखो ये 1 + 1 2 तो यहाँ प्लस आएगा, फिर 1 + 2 3 तो 3 आ रहा है तो माइनस क्योंकि ऑड है, 1 + 3 4 है तो ये प्लस क्योंकि इवन है, तो 2 + 3 1 है, सॉरी 2 + 1 3 है मतलब माइनस होगा, 2 + 2 4 है मतलब प्लस होगा, और फिर 2 + 3 5 है मतलब माइनस होगा, ऑड नंबर है ना। फिर 3 + 1 4 मतलब प्लस, और 2 + 3 है तो 5 मतलब माइनस, और 3 + 3 मतलब प्लस। तो आप देख रहे हो ये बस 4 जगह पर माइनस आएगा, बाकी हर जगह प्लस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हम अगर मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना चाहे 3x3 के लिए तो कैसे लिखेंगे? तो 3x3 के लिए डायरेक्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको लिखने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा आपको कि ये ध्यान देना होगा कि यहाँ वाला जो एलिमेंट है इसके लिए जो कोफैक्टर लिखेंगे ना वो प्लस के साथ लिखेंगे कि माइनस के साथ? तो प्लस के साथ। यहाँ वाला के माइनस के साथ, यहाँ वाला के प्लस के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 सबसे पहले क्या जगह लिखना है? 2 के लिए लिखना है ना, 2 के लिए लिखना है तो इसको डिलीट करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे मतलब ये 2x2 का डिटर्मिनेंट हर बार सॉल्व करना है बस। तो 3 × 1 3 - 0 तो 3 आएगा, तो 3 को प्लस के साथ लिखेंगे कि माइनस के साथ? तो यहाँ प्लस है तो यहाँ 3 प्लस में आएगा। ठीक है, बताइए तो है ना, यहाँ 3 है ना, बोलिए। फिर 0 के लिए लिखना है, 0 के लिए तो 0 को ऐसे इसको डिलीट करेंगे तो ये सॉल्व करिए, 5 × 15 5 × 15 - 0 मतलब 15, और 15 को प्लस के साथ लिखे कि माइनस के साथ? तो यहाँ देखिए माइनस है ना तो माइनस के साथ लिखे 15 को, ये चमका तो -15 है ना। फिर -1 के लिए लिखना है तो -1 के लिए लिखेंगे तो इसको डिलीट करेंगे तो ये वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो 5 × 1 5 0 हो जाएगा ना, तो 5 - 0 कितना आएगा? 5, तो 5 को प्लस के साथ लिखेंगे माइनस के साथ? तो यहाँ क्या है? प्लस है तो इसीलिए प्लस के साथ, तो ये 5 है ना, समझ में आ रहा है। और इसको लिखना है, इसके लिए कोफैक्टर क्या आएगा? तो इसको डिलीट करिए इसे, तो कौन सा? ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है ना, 0 × 3 0 × 3 0 -1 तो +1, तो +1 को क्या जी के साथ लिखना है? माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ है ना तो -1 हो जाएगा। बताइए यहाँ -1 है। उसी तरह इसके लिए लिखेंगे तो क्या सॉल्व करना है? ये ना 3 × 2 6 - 0 तो 6 आ रहा है, तो 6 को प्लस के साथ कि माइनस के साथ? तो यहाँ क्योंकि प्लस है इसलिए प्लस के साथ। फिर 0 के लिए ऐसे, और इसको डिलीट करिए तो ये सॉल्व करना है तो 2 × 1 2 - 0 2 - 0 2 को प्लस के साथ लिखेंगे माइनस के साथ? क्योंकि यहाँ लिखना है यहाँ माइनस है तो ये -2। समझ में आया? अब इसके लिए लिखना है तो इसके लिए क्या होगा? तो इसको ऐसे डिलीट करिए तो इसको सॉल्व करना है, 0 × 0 -1 तो +1 +1 को प्लस के साथ लिखेंगे माइनस के साथ? क्योंकि यहाँ है तो प्लस। ठीक है, फिर इसके लिए लिखना है तो इसके लोकेशन को डिलीट करिए तो ये सॉल्व करना है 0 × 2 0 और -5 तो +5 को क्या जी के साथ लिखें? माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है ये -5 हो जाएगा। फिर इसके लिए तो इसको डिलीट करिए 2 × 1 2
2 माइनस जीरो, 2 माइनस जीरो 2 होगा। अब 2 को प्लस के साथ, 3 माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसीलिए प्लस। तो क्या ये और ये सेम नहीं है ना, सेम ही है। तो ये मैंने ना कोफैक्टर मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख दिए, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ था, मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख दिए। इतना कुछ जो C11 C22 C3 ये सब कुछ निकालना था वो सब नहीं निकालना पड़ा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। वैसे निकाले हैं तभी तो ये लिखाया है, लेकिन वो कैलकुलेशन हम लोग अपने माइंड में कर लिए। ठीक है, आपको समझ में आया क्या? अगर 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा कि आप निकालो एडजॉइंट, तो या फिर यही क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछ दिया होता है ये ए इनवर्स निकालो, तो उस केस में आप ये डायरेक्ट कर सकते थे। लेकिन चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा सही रहेगा कि आप ये सब कुछ निकाल के आपको उसको बताना है। ठीक है, तो बताइए ये क्वेश्चन जाऊंगा क्या? सिंपल ही क्वेश्चन है। अब क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो यार मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मेहनत तो करना ही होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी आज के लेक्चर का। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या है इसमें 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना, लेंदी क्वेश्चन है, बाकी ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ए बराबर क्या दिया हुआ है, -1 1 -1 -1 1 -1 3 -3 3 3 -3 3 और 5 -5 5 5 -5 5। अच्छा, आपको पता है मैंने जो PYQ सीरीज में ये क्वेश्चन करवाए थे तो ये क्वेश्चन भी वहां गलत लिखा हुआ था। ठीक है ना, वो क्वेश्चन गलती लिखा हुआ था तो उसका आंसर सही नहीं आया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम लोग सही बनाएंगे। जैसे जब मैं PYQ सीरीज में क्वेश्चन करवा रहा था तो वहां क्वेश्चन बस लिख के आ गया था, मैं वो डायरेक्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा था, पहले से सॉल्व करके नहीं देखे थे कि ये इसका आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो सब आपके सामने सॉल्व हो रहा था। तो पता नहीं चला कि कौन सा क्वेश्चन सही है क्या है गलत है। लेकिन जब यहाँ मैं ये आपके सामने ला रहा हूँ तो जो क्वेश्चन मतलब मैं बना रहा हूँ, बनाने के बाद मैं आंसर चेक कर रहा हूँ तो आंसर ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन सही है। और नहीं तो फिर क्वेश्चन में कुछ एरर हो जाता है तो आंसर नहीं आता है, तो वो सब मैं यहाँ सब कुछ सही करके लाया हूँ। ठीक है ना, यहाँ कुछ गलती होने की चांस नहीं है। ठीक है, तो ये ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है और एक और मैट्रिक्स दिया है विच इज बी 0 4 0 4 3 0 4 3 0 4 3 1 -3 3 1 -3 और -3 यहाँ पे आई थिंक वहां मिस्टेक ये हुआ था कि ये माइनस ने मैंने नहीं लिखे थे, -1 4 4 -1 4 4। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन है। ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है। आपको से क्या पूछा है कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो कैसे होगा? तो वैसे देखने में तो काफी चेंजी लग रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आई थिंक मैंने बनाए नहीं थे,
बस मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे बनाना है, लेकिन आप अगर बनाते ना तो आंसर नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। समझ में आया? ये मैंने बनाया नहीं था वहां, क्योंकि लेंदी है ना, और उसको मैंने बता दी थी कि कैसे कैसे बनाना है। सिंपल ही क्वेश्चन है, वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि चूंकि ए बराबर इतना दिया है, इसीलिए ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर निकालो, बी स्क्वायर निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है। तो ए दिया है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए ए स्क्वायर और क्या लिखोगे, ए इंटू ए। अभी तो ए स्क्वायर निकाले थे, एगो मैट्रिक्स दिया था। तो उसी तरह बी बराबर दिया है तो बी इंटू बी निकाल लेंगे, मतलब बी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, ए इंटू ए क्या होगा, ए का वैल्यू लिखो -1 1 -1 3 -3 3, और फिर ये 5 -1 5। हाँ जी, इसको फिर से यहाँ लिखो, क्योंकि इसी में इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देख लेना कोई माइनस प्लस का मेरे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो फिर फंस जाएगा। 1 -1, फिर 3 -3 3 3 -3 3, 5 -1 5 5 -1 5। ठीक है, हाँ जी। तो अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू -1 मतलब 1 1 इंटू, यहाँ 1 लिख देते हैं पहले, फिर प्लस 1 इंटू 3 3, और फिर -1 इंटू 5 -1 इंटू 5 -5 ना, सिंपल। उसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब यहाँ लिखेंगे -1 इंटू -1 इंटू 1 -1 1 इंटू -3 मतलब -3, और फिर -1 इंटू -1 मतलब +1 ना। बताओ, ये बात समझ में आई क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? -1 और ये -3 और ये +1, सही है ना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। हाँ जी, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो -1 इंटू -1 -1 इंटू -1 +1 ना, फिर हाँ सही है 1, फिर 1 इंटू 3 +3, और फिर -1 इंटू 5 -5 ना। ठीक है, बताइए, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है यार हमको। हाँ हो गया गड़बड़। फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये -1 ठीक है, ये -3 ठीक है, ये माइनस माइनस +1 ये भी ठीक है। अच्छा हाँ, गड़बड़ हुआ है ना, आप लोगों को पता चल रहा होगा। देखिए यहाँ मैंने -1 लिख दिए, यहाँ क्या है -5 है ना यार, वही तो सोच रहा हूँ यार, क्या हाँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है, बस यही गड़बड़ है। तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 ठीक है, ये -3 भी ठीक है, ये -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा ना यहाँ, यही तो सोच रहा था कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, वो ठीक है। अब ये फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -1 -3 -3 इंटू 3 -9 3 इंटू 5 +15। ठीक है, सही है। फिर इसको यहाँ करिए तो 3 इंटू 1 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 1 3 -3 इंटू -3 +9, और ये -15 ना, -15। फिर उसी तरह यहाँ ये -3 बनेगा -3, और ये -9, और ये 3 इंटू 5 +15। ठीक है, फिर ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -5 और ये -15 ना, और ये 5 इंटू 5 25। हाँ जी, कितना? फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 5
-5 इंटू -3 +15 और फिर -20, सॉरी 25, ठीक है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये -5 और -5 इंटू 3 -15 ना, फिर 5 इंटू 5 25, ये तो ये बताना क्या है। तो ये आ रहा है -1 ना, 4 - 5 -1, फिर ये 1, फिर ये -1, फिर ये 9 3 12 3, 9 3 12 और -15, तो -3 आएगा ना ये, और ये 9 3 12 प्लस, तो ये +3, ये 20 + 25 -20 + 25 मतलब प्लस में 5, फिर +20 और -25 मतलब -5, एंड दिस इज 5 ना, ये हो जाएगा 5। तो ये क्या है, ये तो ए ही है ना, देखो आप -1 1 -1 -1 -1 -1 3 -3 3 और 5 -5 5, दिस इज ए ना, मतलब ए दिया हुआ था, ए स्क्वायर किया ना, तो फिर भी ए के ही बराबर आ गया, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए आ गया। ये समझ में आया। अब बी निकालेंगे, एंड सिंस बी इक्वल्स टू क्या है, 0 4 3 1 -3 -3 1 -3 -3 और -1 4 4 -1 4 4, हाँ जी ये दिया हुआ है, इसीलिए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर होगा बी इंटू बी, मतलब ये दोनों में, इसको दो बार लिखो, 0 4 3 1 -3 -3 एंड दिस इज -1 4 4, इसको फिर से लिखो, 0 4 3 1 -3 -3 और -1 4 4। एक बार देख लो सब कुछ सही सही लिखाया है ना, नहीं तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। सब कुछ सही सही है, हाँ सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। तो बताना, इसको मल्टीप्लाई करना जरा, इसको यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो इसको ना नीचे में लिखते हैं, इसको यहाँ 0 4 इंटू 1, ये तो 0 हो गया, 4 इंटू 1 +4 और ये 3 इंटू -1 -3, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू 4 0, 4 इंटू -3 -12 और फिर ये +12, फिर ये 0, ये 4 3 जा -12 एंड दिस इज +12, ठीक है। ये सब चमक रहा है ना। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 और -3 इंटू -3 इंटू 1 मतलब -3 और -3 इंटू -1 मतलब +3, ठीक। फिर ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 4 -3 इंटू -3 मतलब +9 -3 इंटू +4 मतलब -12 फिर सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो ये 1 इंटू 3 3 -3 इंटू -3 +9 और दिस इज -12 ना। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 0 0 4 इंटू 1 +4 और फिर ये -4, ये यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो -4 और ये -12 ना, -12 और ये 16 +16, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये -3 और 4 3 जा 12 -12 ना, और फिर 16 ये आ गया। इसको सॉल्व करके लिखना जरा,
तो ये कितना बना है, 4 माइनस 3 1, और ये सब तो जीरो हो गया ना, 0 0, ये -12 12 0, -12 12 0, फिर ये -3 3, ये भी 0, फिर ये 1, 9 4 13 -12 1, और ये भी 0 हो गया ना, 9 3 12 में से 12 गया तो 0, और ये भी 0, ये भी 0, ये 1, देख रहे हो, 12 4 16, -16 + 16 0, और यहाँ ये 12 3 15, -15 + 16 1, ये क्या है, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना यार, ये तो यूनिट मैट्रिक्स है ना, इकाई अवयव, 3 × 3 के इकाई अवयव है, तत्समक अवयव, ठीक है। तो a² बराबर a आ गया और b² बराबर I आ गया, सिंपल। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है a² × b², a² b², इसीलिए a² × b² बराबर क्या हो जाएगा, a² का वैल्यू आया है a और b² का वैल्यू आया है I। अब a × I क्या होता है जनाब, a × I तो a इटसेल्फ होता है ना, वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी होता है ना कि किसी मैट्रिक्स में किसी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर किसी यूनिट मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तो वो वाला मैट्रिक्स आपका फाइनल आंसर होता है। a × I या I × a का वैल्यू a इटसेल्फ, ठीक है, इसका आंसर a हो जाएगा। a क्या है, a जो मैट्रिक्स है उसको लिख दो आप, a क्या है, -1 1 -1, उसको हम इधर फ्रेश लिख देते हैं, -1 1 -1, 3 - 3 3, 3 - 3 3, 5 - 5 5, 5 - 5 5, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये चमका क्या, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज करना था, बताइए ये समझ में आया क्या, समझ में आया। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF के अंदर, तो वो 5 क्वेश्चन आपको कर ही लेना है, और आज के आज कर लीजिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पास कल है कहाँ, कल के लिए टाइम है कहाँ भाई, आपके पास टाइम नहीं बचा है, कुछ दिन जो भी बचा है टाइम, उसके अंदर पूरा शिद्दत से मेहनत करो, और यही जो 14-15 दिन का जो मेहनत होगा ना, वो आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव वाला तो कम से कम जरूर कर लीजिए PYQ सीरीज का, अगर सब्जेक्टिव ना कर पा रहे हो तो, और ये पंजा सीरीज के एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन करना है, 2 बार करो 3 बार करो, एक एक क्वेश्चन करो, आपको मतलब एक एक क्वेश्चन एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, एग्जाम में आए तो बस उसको पेस्ट कर देना है, इधर से कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, बस समझ में आया। तो बस एकदम मेहनत कर लो, जी जान एकदम लगा दो, ये 14-15 दिन, फिर आपको एग्जाम में रंग दिखेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इधर और इधर वाला जो ये नारियल का पेड़ है वो कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे हमको अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको हटा दूंगा अगले वीडियो से, ठीक है। ये बात मुझे लास्ट लेक्चर में पूछने के लिए ध्यान नहीं रहा था, लेकिन अभी ध्यान है। तो ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर थम, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे, या फिर बोल सकते हो कि हटा दो, हटा देंगे, ठीक है। लेकिन हमको अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैंने लगा दी, अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बोल सकते हो कमेंट, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर चीज जो हमको अच्छा लगे वो आपको भी अच्छा लगे, और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि आपको जो अच्छा लगे वो मैं दूं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बातें तो होते ही रहेंगे, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, और पढ़ते रहिए मस्त,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक करिए, पहले तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए और हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में एकदम आग की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को। ये पंजा सीरीज बहुत काम का है, ठीक है ना। जो बच्चे अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं उनको मतलब वीवीआई क्वेश्चन से, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैंने रिवीजन करने का प्रयास किए हैं इस सीरीज के अंदर। तो आप इस सीरीज के वीडियोस को हर जगह आप फैला दो ताकि सबको पता चले, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।